हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो ज्ञान विज्ञान 09 की केमिकल किनेटिक्स पर वीडियोस का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने केमिकल किनेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शंस को रेट के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं। साथ ही हमने देखा था कि किन फैक्टर्स से रिएक्शन रेट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जो आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। आपकी सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू। तो इस वीडियो में हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रिएक्शन के रेट पर क्या असर पड़ता है पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर रिएक्शन की स्पीड पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। आज के सेशन में हम इस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके समझेंगे। हम देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या चीजें कॉमन है और दोनों लॉज में क्या क्या डिफरेंसेस है। साथ ही हम ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट्स क्या होते हैं और रिएक्शन का ऑर्डर कैसे डिटरमिन करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि कंसंट्रेशन का रिएक्शन रेट पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज होता है। इतना समझने के बाद अब यह समझना जरूरी है कि रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन के बीच एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है। मतलब किस इक्वेशन के थ्रू हम इन दोनों के बीच का कनेक्शन समझ सकते हैं। और यहीं पर लॉ ऑफ मास एक्शन का रोल आता है। इस लॉ से पहले कुछ रिएक्शंस के रेट को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने में हेल्प मिली, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये एक्यूरेट प्रूव नहीं हुआ। तो इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जो था रेट लॉ। तो अब इन दोनों लॉस को डिटेल में समझते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एट अ गिवन टेम्परेचर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स है रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को उनकी की पावर बनाया जाता है। मतलब अलग अलग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस के पावर्स लिखकर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तब हम रिएक्शन रेट फाइंड कर सकेंगे। इसे कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं जिसमें कोई एक रिएक्टेंट जैसे ए प्रोडक्ट्स बनाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का रेट कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। यहाँ रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन का मतलब है ए की मोलर कंसंट्रेशन और के है रेट कांस्टेंट। मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है, जैसे ए और बी, जो मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इस रिएक्शन का रेट होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन इंटू रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन। यहाँ रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी दोनों की
मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और K रेट कांस्टेंट है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स है और हर एक रिएक्टेंट का फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जैसे रिएक्टेंट A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है, रिएक्टेंट B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है एंड रिएक्टेंट C का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C है। तो रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखते हैं। A moles of A plus B moles of B plus C moles of C gives you products। इस इक्वेशन के लिए रेट का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर A इंटू रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर B इंटू रिएक्टेंट C की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर C। यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ कैपिटल A, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ कैपिटल B और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ कैपिटल C उनकी कंसंट्रेशन को शो करते हैं, जबकि K रेट कांस्टेंट है और स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? अब हम रेट कांस्टेंट यानी कि K क्या होता है, जो रेट को फाइंड करने के लिए जो लॉ है उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का रोल प्ले करता है, को समझते हैं। मान लीजिए कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम 1 मोल पर लीटर अज्यूम करते हैं। मतलब A, B और C के कंसंट्रेशंस 1 मोल पर लीटर है। अगर हम ये वैल्यूज रेट इक्वेशन में डालते हैं तो हमारा रेट हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और इस तरह से जो रेट कांस्टेंट होता है उससे डिफाइन करते हैं। रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 होती है। इसी वजह से रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। अब ये याद रखना जरूरी है कि जब हम रेट्स ऑफ रिएक्शंस को इस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं और जब हम इन्हें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो कुछ रिएक्शंस में आंसर्स मैच करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में दोनों रिजल्ट्स मैच नहीं होते हैं। और इसी वजह से लॉ ऑफ मास एक्शन की जगह पर रेट लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे मिलने वाले रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रेट या एक्चुअल रेट वैल्यूज से हर बार एक्यूरेटली मैच करते हैं। अब आपको पता चल गया कि केमिकल किनेटिक्स में हम हमेशा रेट लॉ को ही क्यों प्रेफर करते हैं। तो चलिए अब हम रेट लॉ को समझते हैं। रेट लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जिनकी कुछ पावर्स लिखी होती है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा ही लॉ ऑफ मास एक्शन में भी किया था, लेकिन यहाँ यानी कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ जो पावर्स लिखी होती है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, यानी कि वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं होती। इस सब को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन है। A moles of A plus B moles of B plus C moles of C gives you products। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट लिखा जा सकता है रेट इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन रेज टू पावर P इंटू रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन रेज टू पावर Q इंटू रिएक्टेंट C की कंसंट्रेशन रेज टू पावर R। यहाँ A in brackets, B in brackets और C in brackets रिएक्टेंट्स A, B और C की मोलर कॉन्सेंट्रेशंस है, K रेट कांस्टेंट है और P, Q एंड R एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज है। अब हमारे पास रिएक्शन रेट लिखने के 2 तरीके हैं।
पहला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को पावर्स के तौर पर लेना और दूसरा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर्स को पावर्स के तौर पर लेना। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और एक्सपेरिमेंटल पावर्स सेम है तो दोनों लॉ से सेम रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ सेम होते हैं और हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज मैच नहीं करती तो करेक्ट रिएक्शन रेट फाइंड करने के लिए हमें रेट लॉ का यूज करना पड़ता है। इसीलिए जनरली इन केमिकल किनेटिक्स हम रेट लॉ को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट और रियल वर्ल्ड डेटा के क्लोज रिजल्ट्स देता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के साथ ही एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है और ये कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती है उनका सम ही रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है A moles of A plus B moles of B plus C moles of C gives you products। और इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर P इंटू रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर Q इंटू रिएक्टेंट C की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर R। तो रिएक्शन का ऑर्डर N होगा जो आएगा P, Q और R की वैल्यूज को ऐड करके। मतलब N इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। ऑर्डर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 या फ्रैक्शन में भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और इस ऑर्डर के बेसिस पर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर और नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर n इज इक्वल टू 0 है तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर n फ्रैक्शन में हो तो रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। अगर n नेगेटिव हो तो रिएक्शन को नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस के किनेटिक्स को पढ़ने से पहले हम हर ऑर्डर की रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोजिशन। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट यानी कि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और उसकी भी पावर 1 पर डिपेंड करता है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा। दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्राइट के एक्वस सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन। अमोनियम नाइट्राइट aqueous on heating decomposes to give you nitrogen and water। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट यानी कि अमोनियम नाइट्राइट पर और उसकी भी पावर 1 पर डिपेंड करता है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज होकर
नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाती है। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर टू रेट ऑफ रिएक्शन। एक ही रिएक्टेंट यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 पर डिपेंड करता है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ NO2F फ्रॉम N2 एंड F2। NO2 और F2 रिएक्ट करने पर NO2F बनाते हैं। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2 रेज टू पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पर और फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन दोनों की पावर 1 एंड 1 है, मतलब दोनों की पावर्स का सम 2 होगा, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। अब कुछ थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के बीच रिएक्शन। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन रिएक्ट करके नाइट्रोसिल क्लोराइड बनते हैं। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 इंटू क्लोरीन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर और क्लोरीन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर 2 है और क्लोरीन की पावर 1 है, मतलब दोनों की पावर का सम 2 होगा, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 होगा। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2 इंटू ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड पर और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर 2 है और ऑक्सीजन की पावर 1 है, मतलब दोनों की पावर का सम 3 होगा, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है प्लैटिनम की प्रेजेंस में अमोनिया का डीकॉम्पोजिशन। अमोनिया प्लैटिनम की प्रेजेंस में हीट करने पर डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनाती है। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 0। रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट यानी कि अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 0 है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 0 होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और क्लोरीन का फोटोकेमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट यानी कि HCl बनाती है। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 0 इंटू क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन
रेज टू पावर 0 रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट यानी कि हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन दोनों में से किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 0 होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस और फाइनली फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है एसिटाल्डिहाइड का डीकम्पोजिशन। एसिटाल्डिहाइड डीकम्पोज करके मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3/2 रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट यानी कि एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन की पावर 3/2 है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 3/2 होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच रिएक्शन। हाइड्रोजन और ब्रोमीन कॉम्बाइन करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाते हैं। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 इंटू ब्रोमीन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1/2। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स यानी कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 1 है और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 3/2 होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि केमिकल किनेटिक्स को पढ़ते वक्त आपको बार बार मिलेंगी। ये टर्म्स आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनका मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू दीज इंटरेस्टिंग टर्म्स। फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होती है। जैसे ही लाइट आती है रिएक्शन शुरू हो जाता है और लाइट गई तो रिएक्शन भी रुक गई। बहुत सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस जीरो ऑर्डर की नहीं भी होती। इन रिएक्शंस में रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी वो लाइट से मिलती है। हेट्रोजेनियस रिएक्शंस। अब आते हैं हेट्रोजेनियस रिएक्शंस पर। ये वो रिएक्शंस है जिनमें सारे रिएक्टेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में नहीं होते। मतलब कुछ रिएक्टेंट्स सॉलिड होते हैं तो कुछ लिक्विड या गैस हो सकते हैं। एक तरह से देखें तो एक रिएक्शन में अलग अलग फॉर्म्स का मिलना है रिएक्शंस को हेट्रोजेनियस रिएक्शंस बनाता है ना इंटरेस्टिंग? इनमें से कुछ रिएक्शंस जीरो ऑर्डर की एग्जाम्पल्स भी है। जीरो ऑर्डर वाली हेट्रोजेनस रिएक्शंस का एक वेल नोन एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडाइड का गोल्ड के सरफेस पर डिकम्पोज होना। ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है? रिएक्टेंट गोल्ड के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है और वहीं पर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। शुरू में जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लो होती है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है, लेकिन जैसे जैसे कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट कवर होता जाता है तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की हो जाती है। मतलब अब चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और कितनी भी बढ़ाओ, रिएक्शन रेट पर कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है
और आप इसे याद रखना। अब जब हमने कंसंट्रेशन का रिएक्शन रेट पर क्या असर होता है और रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ये सब समझ लिया है, तो अब समय है कि हम अलग अलग ऑर्डर्स वाली रिएक्शंस पर डिटेल में बात करें। तो अगले वीडियो में हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट्स को और क्लियर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर लो। लाइक और शेयर भी जरूर करें अपने सभी साइंस पढ़ने वाले दोस्तों के साथ ताकि सबको मदद मिले। गुड बाय।